नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल सो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विश्वनाथ सुमन यहां पर मौजूद है। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 24 घंटे में बड़ा उलटफेर हो रहा है। वहां की सियासी हवा बदल गई है। वहां पर लगातार पॉलिटिशियंस एक दूसरे को लगातार टेलीफोन करने में लग गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए 288 सीटों पर, वहां पर महायुति ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 215 सीटों में कब्जे जमा लिया। अगर आप इसको अलग अलग देखें तो सीटों को, तो कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, इन सब को मिला लें उतनी अकेले एकनाथ शिंदे की पार्टी ले आई। तो ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है महाविकास अघाड़ी के लिए, क्योंकि लगातार तीनों इलेक्शन से ये महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन जो है लोएस्ट रहा है। और सबसे ज्यादा सिरदर्दी वाली विश्वनाथ जी खबर यह है कि अक्सर बीजेपी को कहा जाता है कि ये शहरी पार्टी है, लेकिन लोकल बॉडी के इलेक्शन में जिस तरह से पार्टी ने यहां प्रदर्शन किया है, उसने जरूर एक सियासी मैसेज देने की यहां पर कोशिश की है कि बीजेपी अब जो उसका फ्यूचर प्लान था कि अकेले दम पर महाराष्ट्र में सरकार बनाई, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इसमें जो बीजेपी का जो पुराना जैसे कि ये छवि रही है, बीजेपी की छवि, ये शहरी पार्टी है। मगर इस चुनाव में बीजेपी ने नगर परिषद के लेवल पे जाके 129 सीटें जीती हैं। उनके बराबरी में अगर आप जोड़ेंगे तो एक तरफ बीजेपी, एक तरफ बाकी सारी पार्टियां, अगर आप काउंट करें ऐसे तो अलग अलग काउंट करें तो एक तरफ बीजेपी और एक तरफ सारी पार्टियां। उसमें भी एक नया ये है, उनके सहयोगी हैं शिंदे, एकनाथ शिंदे, जो 51 सीटें लेते हैं, 51 जिला परिषदों में कब्जा करते हैं। और ये 51 जो एक तरफ अकेले शिंदे, दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के तीनों दल, शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, तीनों मिलके सिर्फ 51 तक ही पहुंचते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि अगर ये मिलके 51 तक पहुंचेंगे तो अलग अलग इनकी स्थिति क्या है। अलग स्थिति ये है कि 9 सीटों पे शिवसेना है, 7 सीटों पे शरद पवार हैं और 35 सीटों पे कांग्रेस। लेकिन विश्वनाथ जी, अगर ये कोई सांसदीय के इलेक्शन नहीं है, ये कोई विधायकी के इलेक्शन नहीं थे, एक लोकल बॉडी का इलेक्शन ऐसा होता है कि पार्टियां तो अपनी सिंबल भी नहीं देती हैं और वैसे लड़े जाते हैं, इंडिपेंडेंस होती है। हाँ, समर्थन दे देते हैं कि भाई ये फला आदमी, इसका समर्थन है, लेकिन इसको इतने बड़े लेवल पे इस मैसेज को क्यों देखा जा रहा है? इस मैसेज देखिए, अब खास के इसको आपसे हम लोग इसको महाराष्ट्र के संदर्भ में ही अभी चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य रहा है जहां धोखे की राजनीति रही है, और धोखे की राजनीति शरद पवार ने शुरू की थी जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। अपने गुरु को पदस्थ करके वहां से हटाया और सीएम। उनके बाद उनकी राजनीति बड़ी लंबी चली और वो यहाँ तक कि हाल फिलहाल तक लोग ये कहते रहे कि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य हैं। बिल्कुल। अब सोचिए कि जिन्होंने पार्टी तोड़ के सत्ता हासिल की और वो महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य बने। बिल्कुल। और यही गलती की उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ अपना रिश्ता तोड़ा, और रिश्ता तोड़ते के साथ ही उनको लगा कि उनका जो कैरियर है वो शरद पवार की वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां पे धोखे की राजनीति में जिस तरह से उन्होंने एस्टेब्लिश किया, तो उनको लगा कि शरद में ये उद्धव ठाकरे, मतलब उद्धव जो है शरद वाले फॉर्मूले पे चल रहे थे। अब शरद वाले फॉर्मूले पे तो चले, मगर उस समय जो बीजेपी ऐसी नहीं थी, जब उस समय जनसंघ हाँ सब कमजोर था। इस समय बीजेपी टॉप टू बॉटम एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत यूनाइट पार्टी है, और उसका जो कार्डर बेस है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। 10 करोड़ वो लोग मानते हैं कि हमारे 10 करोड़ कार्यकर्ता हैं पूरे देश में। अब आप देखिए तो अगर, और सबसे बड़ी बात है कि उस समय जो नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति में ये है कि आप उनके साथ प्यार से बात करो, आंख दिखा के बात करोगे तो धीरे धीरे आपको खत्म करेंगे, और तरीके से खत्म करेंगे, जो महाराष्ट्र में उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ। तो अब स्थिति ये हो गई है कि अगर बीजेपी ने इस पूरे मुकाबले को बहुत ताकत से लड़ा, ताकि ऐसे जो उनको विरोध करने वाले वो ये भी ना सोच सके कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में आक्रामक है, लोकसभा चुनाव में आक्रामक है, जिला पंचायत और बीएमसी में आक्रामक नहीं होगी, पूरे आक्रामक रहेंगे। और ये मैसेज कन्वे कर दिया कि जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक आक्रामक। मतलब 38 से 40 रैलियां देवेंद्र फडणवीस की इस चुनाव में, जहां पर कहते हैं कि मतलब
सीएम रैली कर रहा है जहां पे सांसद विधायक भी नहीं। ये मान लो अगर बीजेपी को अगर ये संदेश होता कि 50 रैली करके खत्म कर सकते हैं तो देवेंद्र फडणवीस 50 रैली करते हैं, 38 तो कम है। क्योंकि इनका जो मोटो है, इनका मोटो ये है कि जो लोग भी इस तरह की राजनीति करते हैं, जो जिसको विश्वासघात की राजनीति कह सकते हैं, उस राजनीति में जिन जिन ने किया उनको सबक सिखाना। लेकिन विश्वास जी, अगर विश्वासघात की राजनीति की बात है तो एकनाथ शिंदे ने भी तो वही विश्वासघात किया जो कि आज उनकी पार्टी में है। एकनाथ शिंदे ने विश्वासघात किया सही, मगर बीजेपी उस दिन को नहीं भूली है जब शिवसेना और बीजेपी को बहुमत मिला हुआ था और अंतिम समय में जो छोटी पार्टी थी उस समय शिवसेना अचानक से जाती है, कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाती है और 2.5 साल उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर रहते हैं। और उस चीफ मिनिस्टर रहने के दौरान बीजेपी को खत्म करने की कोशिश करते। तो ये एक ऐसा था जिसको बीजेपी कभी नहीं भूल रही, न भूलेगी। और ये अभी उन्होंने बताया कि ये मोदी और अमित शाह की बीजेपी है जहाँ पे जो विरोधी हैं उन पे दया नहीं होती। अच्छा, नष्ट किया। ये अब अगले साल 15 जनवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं बीएमसी वाले, ये बड़े चुनाव हैं, इसमें पूरे देश भर की नजरें टिकी होती हैं। तो अब जो पिछले 24 घंटे से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि यहाँ पर संजय राउत ने राहुल गांधी को फोन मिलाया है, बातचीत की है। अजीत पवार अलग जो है अपनी फील्डिंग बिछाने में लगे हुए हैं, ये अलग फील्डिंग बिछाने में लगे हुए हैं। तो ये क्या मैसेज दे रहा है और क्या मतलब ये बीएमसी चुनाव के पहले ये पार्टियां, क्या ये लग रहा है कि महायुति महाविकास अघाड़ी अलग हो सकती हैं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं ये क्या है। अब दो स्थितियां आप मान लीजिए, अभी हम लोग दो स्थिति पर चर्चा करेंगे। पहली स्थिति ये है कि नगर परिषद चुनाव में महायुति जीत चुकी है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और शिवसेना और तमाम जी। इस स्थिति में अब सबको पता है बीएमसी का चुनाव कितना प्रतिष्ठित चुनाव है। हाँ। मान लीजिए कई राज्यों के विधानसभा के बराबर होता है। हाँ। चुनाव है। और यहाँ पे अगर उद्धव ठाकरे खत्म होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ 2-3 चीजें जो तैर रही हैं वहां के राजनीतिक फिजाओं में वो हो जाएंगी। पहली बात, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के समर्थक बताए जा रहे हैं, जो विधायक और सांसद हैं, वो सबसे पहले उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ेंगे। बहुत सारे भगदड़ मच जाएगी। सांसद और विधायक, पार्टी के अस्तित्व का सवाल है, पहला ही। दूसरा ये 75,000 करोड़ के बजट वाला नगर निगम है ये बीएमसी, और इस नगर निगम से अगर शिवसेना हारती है या वहां तक नहीं पहुंच पाती तो उनका जो बहुत बड़ा जो सपोर्ट बेस होता है मुंबई में, शिवसेना, आपको याद रखना होगा कि बाला साहब ठाकरे के समय शिवसेना बीएमसी से खड़ी हुई थी और पूरे प्रदेश में 1995-96 का वो दौर। अब अगर खत्म भी होगी और बीएमसी से खत्म हो जाएगी तो फिर उठेगी कहाँ? दूसरा, ये जो आप जानते जब सत्ता में होते हैं तो आपके पास अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्षदों को उपकृत करने के, संतुष्ट करने के आपके पास साधन होते हैं, पर सत्ता से हटते ही वो साधन आपसे छिन जाते हैं। आप सोचिए कि बीएमसी से भी अगर शिवसेना साफ हो गई तो उनके पार्षद, जो जीते हुए पार्षद अगर जीत भी जाते हैं तो क्या उनके साथ बने रहेंगे? इसकी संभावना कम ही दिखती है, क्योंकि बहुत ही लोकल स्तर का है ये, और हर एक पार्षद की जरूरत होती है कि उनके क्षेत्र में काम हो, तो वो उनके साथ बड़े मिलजुल के चले जाएंगे जिनसे उनको सत्ता में हो, ताकि उनको जो बेनिफिट फंड का बेनिफिट वगैरह है उसको मिलता रहे, काम होते रहे। और ऐसा सिर्फ मुंबई में नहीं, हर एक नगर निगम में होता है। तो ये चीजें होंगी, ये साथ तो सत्य है। मतलब जैसे होता है ना कि सत्ता का चरित्र वहां के लिए यही है। तो अब इनके पास बचा क्या? ये अस्तित्व का सवाल है। अब अस्तित्व के सवाल में उन्होंने राज ठाकरे को अपने साथ ले लिया। अब है क्या कि कांग्रेस बहुत कमजोर हुई है प्रदेश में, मगर उसके पास दो वोट बैंक अभी भी हैं। एक वोट बैंक है दलित का, दूसरा मुसलमानों का। 28 सीटें मिली इस बार, कितनी मिली? 35 सीटें जिला परिषद में। तो आप सोचिए कि उनके पास दलित और मुसलमान का एक वोट बेस है, वो पूरे अक्रॉस महाराष्ट्र है। इसे आप नहीं खारिज कर सकते। और शिव सैनिक होने के, जो शिवसेना का पुराना रहा है, उसमें मराठी वोटर शिवसेना के साथ होंगे थे भी। अब कितने भी बंटवारा हो जाए तो ये दलित, मुस्लिम और मराठी, अगर ये कॉम्बिनेशन शिवसेना को मिल जाती है तो उनकी जीत की संभावना बनी रही। तो इसलिए जो संजय राउत हैं, अब उनके पास एक ही ऑप्शन है
कि कांग्रेस को किसी तरह साथ लाए। कांग्रेस है वो राज ठाकरे से हाथ नहीं मिलाना चाहती, क्योंकि जैसे ही एक नगर निगम चुनाव में वो हाथ मिलाएंगे, बीजेपी यूपी बिहार में जाके चिल्लाना शुरू कर देगी। देखिए राज ठाकरे यूपी बिहार वालों को गाली देते हैं, हिंदी भाषियों को गाली देते हैं, उनसे ये कांग्रेस हाथ मिला के। तो ये बड़ा ही असमंजस है कांग्रेस के लिए, मगर ये शिवसेना उद्धव ठाकरे की मजबूरी है। इसलिए वो फोन करके उन्होंने राहुल गांधी को फोन घुमा दिया, जैसा चर्चा है। उन्होंने राहुल गांधी को फोन लगा दिया कि भाई आओ, नहीं तो खत्म हो जाए, तुम भी खत्म हम भी खत्म। अच्छा विश्वनाथ जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये इस बार जो फडणवीस का फॉर्मूला था, जहां पर ये सब लड़े, फ्रेंडली फाइट करी, कई सीटें ऐसी थी जी। मैं एक पुणे वाले पे आपको बताना, हाँ हाँ, मैं पुणे का बताऊं। पुणे का सीन थोड़ा अलग है। पुणे में क्या है कि बीजेपी पीछे 2022 में वहां के नगर निगम पर बीजेपी ने कब्जा किया। अजीत पवार उस समय शरद पवार के साथ ही थे, और एनसीपी बहुत मजबूत थी। अब एनसीपी मजबूत थी तो उनके लिए भी एक स्थिति ये थी कि भाई अब स्थिति ये हो गई है कि बीजेपी नंबर 1, तो इसको हासिल करना अजीत पवार के लिए जरूरी है। अजीत पवार वहां पे सत्ता में रहे, सब चीज किया, वहां पे कैडर बहुत मजबूत है उनका। हाँ। भी जो नगर परिषद के चुनाव हुए हैं वहां पे 17 सीट माने वो नगर परिषद थे, जिसमें से 10 अजीत पवार ने जीते। हाँ, तो मतलब अभी भी उनका वो वजूद, अभी वर्चस्व कायम है। के साथ स्थिति ये है कि वो वहाँ 2022 में पावर में आई। अभी उसके पास 2000 एप्लीकेशन पड़े हैं। हम लोग, हमारी रिपोर्ट है कि 2000 एप्लीकेशन पड़े हैं कि जो वहाँ के पार्षद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। और बीजेपी ने किया कि अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अजीत पवार की पार्टी के कुछ पार्षदों को अपने में शामिल कर दिया। अब ये अजीत पवार इसीलिए संभावना तलाश रहे हैं कि कांग्रेस से हाथ मिला लें तो जो उनके छोटे बड़े हैं उनकी स्थिति मजबूत। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में गठबंधन में भी आप इधर उधर देख सकते हैं कुछ। देखिए, प्रयास तो सब कर रहे हैं पर संभावनाएं कम है, क्योंकि इसमें कांग्रेस का जो स्थिति है बड़े ही दयनीय है मेरे हिसाब से। लेकिन बीजेपी ने हाथ मिलाने की स्थिति में ना हाथ छोड़ने की। लेकिन बीजेपी के मुझे लगता है दोनों हाथ में लड्डू इस समय दिख रहे हैं, क्योंकि वो जो उसका फ्यूचर प्लान था बीजेपी का कि वहां पर हमें अपने दम पर सरकार बने, जैसा कि बिहार में बीजेपी का हमेशा से राय कि भाई बीजेपी को आप नगर निगम चुनाव से देखें या राष्ट्रीय चुनाव, लोकसभा चुनाव देखें या किसी प्रदेश का चुनाव, मैं बीजेपी को एक चीज के लिए इसीलिए मैं थोड़ा बताऊं, एक तो वो अभी 24/7 चुनावी मोड पे। हाँ, वो एक चुनाव जीतने के बाद वो कहते हैं कि भाई हम अपने इसी चुनाव को जीतने के लिए लग जाते हैं। गौर करेंगे, हर एक चुनाव के लिए उनकी एक टीम है, अच्छी टीम जो ग्राउंड पे काम करती है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये झटके में जीत गए। झटके में जीत बीजेपी नहीं जीतती, वो प्लानिंग करती है, ग्राउंड पे जाते हैं, उसके पास कार्यकर्ताओं का जखीरा है। दूसरी ओर उनके जो अगेंस्ट में होते हैं वो चाहे उनके वो वही है कि छींका फूटे तो मुझे मिले। वो आप देखेंगे रणनीति के लेवल पे जितनी मेहनत बीजेपी वाले करते हैं, वो 5 साल, एक चुनाव खत्म नहीं होता 5 साल के लिए लग जाते हैं, योजना बनाते हैं, कार्यकर्ता घुमाते हैं, वो नेताओं को ड्यूटी लगा देते हैं। बड़े बड़े जो नेता हैं उनकी ड्यूटी लगती है विधानसभा चुनाव में, उनकी ड्यूटी लगती है नगर निगम चुनाव में, वो मॉनिटरिंग करते हैं बूथ लेवल पे जाकर। बिल्कुल। तो अब जो होमवर्क करेगा वो क्लास में फर्स्ट। बिल्कुल सही बात विश्वनाथ जी, क्योंकि यहाँ पर हम बता दें, हमने कई जगह पे कई प्रदेशों में जाके ग्राउंड रिपोर्ट करी, और ग्राउंड रिपोर्ट्स के बाद में जो हम लोगों ने एक चीज देखी कि बीजेपी का जो आला टॉप लेवल का केंद्रीय मिनिस्टर से ले लीजिए, पार्टी महासचिव ले लीजिए, पार्टी महामंत्री ले लीजिए, जो वो लोग जाके बूथ में जाके मिल रहे थे। और नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जैसा चाणक्य आदमी कि उसने पूरा हरियाणा का चुनाव कैसे बदल दिया। आप यही मैं कहना चाहता हूँ, आप जिसको बड़े टीवी पे देखते हैं जो प्रवक्ता, हाँ एग्जैक्टली, वो वहां पर नॉर्मल होता है। बिल्कुल, जिनको आप देखते हैं कि ये कार्यकर्ताओं के साथ कब मिलते होंगे कब नहीं मिलते होंगे, पता चले कि चुनाव के दौरान वो हर एक कार्यकर्ता और बूथ लेवल कार्यकर्ता के साथ फोन से संपर्क कर रहे हैं। हर एक उनके पास पूरा नंबर है कि हमारा बूथ नंबर का कार्यकर्ता कौन है, वहाँ पे क्या काम कर रहा है। तो आप देखिए, होमवर्क और पब्लिक तक जाने का अप्रोच जो भी पार्टी करेगी, इवन मैं कहता हूँ कांग्रेस कल से करे, कांग्रेस भी शुरू हो जाएगी। मगर विश्वनाथ जी, हम जब ये बिहार का इलेक्शन हो रहा था, मेरे कुछ साथियों से बात हो रही थी, कुछ एरिया में था जहाँ पे बाढ़ प्रभावित एरिया था, तो वहां पर लोगों ने बताया कि जहां पर बाढ़ के कैंप लगे थे वहां पर बीजेपी का एक सेंट्रल मिनिस्टर और बाढ़ विस्थापितों के बीच में बैठा था, रात के 9 बजे था। बिल्कुल सही है। मैं भी कई चुनाव क्षेत्रों में गया,
वहाँ पे जैसे अभी आपके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष बने, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, मैं नितिन नबीन के इलाके में गया। आप सोचो कि ये नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारियां तो 2 महीने 4 महीने 5 महीने पहले से चल रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सडनली उठा के नहीं। मगर इनको विधानसभा चुनाव में गली गली घुमाया गया। इनको कहीं से आस नहीं थी कि कोई नहीं बता सकता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। और इनके जो कार्यकर्ता, आप इनके समर्थकों के फेसबुक पे जाके देखें, इतने सहज सरल करके उनको बना के रखा। ये अगर इनको ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो लोगों को लगा यार हम बन गए। सही बात। मतलब इस तरह की चीजें हैं। बड़े बड़े नेता जिनको आप देखते होंगे कि वो संगठन में बैठ के काम कर रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं के साथ भोजन कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक बहुत ये लंबी परंपरा है इनकी, ये एक लंबी परंपरा है। और ये एक बीजेपी की स्ट्रेटेजिक वॉर कहिए, ये बहुत ही सुनियोजित ढंग से इन इलेक्शन को, और इनको हारने का भी तजर्बा है। दरअसल इनके पास एक विपक्ष का भी एक लंबा अनुभव है, हारने का भी एक लंबा अनुभव है, और उसी को लेकर ये पार्टी काम करती है। ये एक बिहार या एक हरियाणा या एक राजस्थान की बात नहीं है। मैं बीएमसी चुनाव को लेकर आपके पास जी, अभी बीएमसी चुनाव की बात कर रहे थे। बीएमसी चुनाव का मामला कोर्ट में अटका था, सबको जानते हैं कि सब कोर्ट में फैसला आएगा तो करेंगे, तब इसकी घोषणा होगी। मगर उससे पहले बीजेपी के कार्यकर्ता हर एक नगर निगम, हर एक बूथ पे जाके बैठ करके वो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं कि कैंडिडेट कौन है। अब आप समझ लें कि 2000 या हर एक जगह पे उनके पास बहुत सारे आवेदन होंगे, पर उन्होंने एक शॉर्ट लिस्ट का अपना बना लिया है और अंतिम समय में वो लिस्ट जारी कर देंगे। बगावत भी रुक जाएगी, वो तो एक रणनीति होती है। मगर वो लास्ट मोमेंट पे लिस्ट जारी करते हैं और कहते हैं भाई तुमको टिकट है, कल से चुनाव में लग जाओ, और जीतते हैं। तो संगठन का एक बहुत बड़ा रोल है और संगठनात्मक शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है किसी पार्टी के लिए। और इसीलिए ये जो लोकल बॉडी के इलेक्शन महाराष्ट्र में हुए हैं, इन्होंने 24 घंटे के अंदर पूरे महाराष्ट्र में भूचाल ला दिया है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ। जब ये चुनाव शुरू हुए, लोकल बॉडी के इलेक्शन के, बीएमसी की चर्चा शुरू हुई थी, जब तक कोर्ट का फैसला भी नहीं आया तब देवेंद्र फडणवीस शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री का और कहते हैं कि भाई जो नगर निगम और लोकल चुनाव जो हैं वो हमारे जिले के जो नेता हैं वो तय करेंगे कि किसके साथ गठबंधन करना है, नहीं करना है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। ऑपोजिशन सब कुछ कि यार बीजेपी अकेले लड़ रही है, एक मैसेज दे दिया। शिवसेना भी अपनी, जो उनके सहयोगी हैं वो भी अपनी पूरी ताकत लगा दी उन्होंने, शिंदे ने, और वो घूम घूम के जो उद्धव ठाकरे गुट के जो भी लोग हैं उनको पकड़ के ला रहे हैं अपनी पार्टी में। अजीत पवार अलग शरद पवार के खेमे को नोच रहे हैं। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली कि अकेले लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। और जब 30 तारीख को वो उनका नॉमिनेशन का आखिरी दौर खत्म हो गया, तब कहे भाई हम गठबंधन कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये बड़ा मतलब हम गठबंधन कैसे करा? आप ये भी देखो, जहां सहमति बन रही थी कि हाँ भाई आप आगे हो, वहां पे उसके कार्यकर्ताओं के भाई इनके पीछे चले जाओ, किसी ने नाम वापस नहीं लिया, सबने एक दूसरे को बैक कर दिया। और जहां सहमति नहीं बनी वहां मुकाबले में लड़े भी, एक दूसरे को हराया भी। शिवसेना ने बीजेपी को हराया, एनसीपी ने बीजेपी को हराया, बीजेपी ने उनको हराया। और इन्होंने आपस में ही जो विपक्ष की जो भूमिका होती है, पक्ष भी बने और विपक्ष भी बन गए, और पक्ष विपक्ष के, और इसी झाम में पूरा महाविकास अघाड़ी फंस गया। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये अकेले लड़ रहे हैं, यहाँ पे सब लड़ रहे हैं, किसके खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाओ। तो ऐसी भंवर जाल में ये इलेक्शन में फंसाया, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो गई, जिसके कारण से जो है ये पूरा जो आप निष्कर्ष निकला जिस पर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, भाई लोकल बॉडी का इलेक्शन इतना बड़ा कोई नेशनल स्तर का वो नहीं कि उसके लिए बहस की जाए। मैं बताऊं, बीएमसी चुनाव में अभी तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम लोग लड़ रहे हैं, साथ लड़ रहे हैं, और ये अभी मेरी जैसी जानकारी मिल रही थी कि शिवसेना शिंदे मांग रहे हैं वहाँ 127 सीट, 227 सीटें हैं बीएमसी में, कह रहे 100 सीट हमें दो, 127 सीट बीजेपी कहने में आपको 65 दे रहे हैं, वो 65 पे अड़े, 65 से ज़्यादा नहीं देंगे, निगोशिएशन चल रहा है। आप ये सोचो कि एक ऐसा हो जाए कि ठीक है, जहाँ समझौता होता है वहाँ ठीक है, नहीं तो हम सब जगह लड़ेंगे, सब जगह तुम भी लड़ो, हम भी लड़ रहे हैं, देख लेते हैं कौन जीतता है। ये 200 सीट या 150 सीट ऐसा है कॉमन, और बाकी 100 में फ्रेंडली फाइट करते हैं। तो अब ये ऐसा भी हो जाएगा तो भी नुकसान महाविकास अघाड़ी का, चाहे जीते एनसीपी, चाहे जीते शिवसेना, चाहे जीते बीजेपी, वो बनना महायुति ही है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वनाथ जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और ये जो कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे की सियासी बिल्कुल बयार ये बदली है,
उस पर ये सटीक विश्लेषण हमारे वरिष्ठ सहयोगी विश्वनाथ सुमन जी के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया।